हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडियन आर्मी कंडक्ट करा रही है इंडियन आर्मी के एग्जामिनेशन, जिसमें कि अभी इंडियन आर्मी क्लर्क 2024 के एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो गाइस, आज है 3 मई 2024 और वो सारे एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आज और आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जाएंगे, उसका पूरा हम एनालिसिस आपको हमारे आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको इंडियन आर्मी क्लर्क के एग्जामिनेशन को फाइट करने में, को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लो, जिससे व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो यू गाइस आर नोटिफाइड अबाउट इट। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है विधवा पुनर्विवाह से कौन संबंधित है। तो गाइस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और वेनेवर आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रख लो, अच्छे से याद कर लो कि जब भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है किसी भी पेपर में, तो वो रिलेटेड है विधवा पुनर्विवाह से। जब ये शुरू हुआ था, ये जो प्रथा शुरू हुई थी, उसके बाद से किस तरह से उसको रोका गया, क्या किया गया, किस तरह से उसको फिर शुरू करा गया, मतलब विधवा जो थी उनको वापस से उनको रीमैरिज के लिए क्या क्या करना पड़ा वगैरह वगैरह, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस, 1 अप्रैल 1895। नौसेना के अध्यक्ष कौन है। आर हरि कुमार। तो गाइस, जैसे कि अभी हमने बात करी विधवा पुनर्विवाह को लेकर, तो गाइस, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 है, उसके कुछ प्रावधान होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट मी जस्ट टेल यू कि वो क्या प्रावधान है जो कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से रिलेटेड है। सो गाइस, पहली चीज तो ये है कि भारत के जो पहले गवर्नर थे, जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करा था, इम्प्लीमेंट करा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। सेकेंडली, इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं के दोबारा शादी करने पर वैध कर दिया था। जो विधवाएं होती थी, अगर उनकी दोबारा शादी कर दी जाती थी तो उस पर वैध कर दिया था। तीसरा है, कानून के हिसाब से हिंदुओं के बीच में हुई शादी अमान्य नहीं होगी, विधवाओं से शादी करना नाजायज नहीं होगा, इस तरह से कुछ बोला गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी हिंदू रीति रिवाज और कानून की व्याख्या ऐसी शादी के विपरीत नहीं है। वो खुद इसी पर्टिकुलर फॉर्म को फॉलो करते हैं, तो वो इसीलिए उसके पक्ष में थे। ओके, विधवाओं से शादी करने वाले पुरुषों को भी इस अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जस्ट इन केस अगर कोई बड़ा ब्लंडर हो जाता है, ड्रामा हो जाता है या कोई सीन क्रिएट कर देता है, तो ऐसे में उन विधवाओं से जिनसे पुरुष शादी कर रहे हैं, तो उनको तो प्रोटेक्शन दिया ही जाएगा, उसके साथ साथ लीगली तरीके से उन पुरुषों को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, इस एक्ट के अनुसार विधवा को उसकी पहली शादी से मिली हुई विरासत और अधिकार प्राप्त करने का पूरा हक है। तो किसी कारणवश अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि उस लेडी को वापस से शादी करना पड़ रहा है, तो पहला जो शादी था उससे रिसीव हुआ जो भी विरासत में जो भी उसको मिला है, उस पे पूरा उसका अधिकार रहेगा दूसरी शादी के होने के बाद भी। ओके, अगला क्वेश्चन, सूरत किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ताप्ती नदी इज द करेक्ट आंसर। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गाइस, WHO से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में भी इसका क्वेश्चन आया था। तो WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 में। ओके, सो सूरत जो है वो भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर है। यह सूरत का मुख्यालय भी कहलाता है। और जो ताप्ती नदी है, जिसको तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सूरत जो है ये मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो कोई तीन चीज अगर पूछी जाती हैं जिसके लिए सूरत प्रसिद्ध है, तो वो है कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग। इन तीनों चीजें के लिए सूरत का नाम जाना जाता है। इसीलिए इस शहर को सिल्क सिटी, गाइस नोट कीजिएगा, सूरत शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा राज्य किस देश में है। तो गाइस, रूस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रशिया। गेवरा खदान किस राज्य में स्थित है। तो गाइस, बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सो इट्स HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। अगेन सेंसस 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर्वे, इससे रिलेटेड किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, चाहे लिटरेसी रेट की बात कर लो, चाहे अपनी ये क्षेत्रफल वगैरह हुआ इनकी बात कर लो, कुछ भी। अगला है खेल कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो गाइस एक तरह का पुरस्कार होता है जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। वो उन सभी कोच को दिया जाता है जो किसी खेल से रिलेटेड होते हैं, किसी खेल के कोच होते हैं। बल का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या होता है? तो इट इज न्यूटन। आर्मी के चीफ कौन है? तो गाइस जनरल मनोज पांडे जी। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। चिल्का झील कहां पर स्थित है? गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उड़ीसा। अगला सवाल, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गाइस ओम बिरला जी इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण स्वराज की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस जब हमारा देश आजाद हो रहा था, मतलब जब हुआ था 1947 में, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उससे पहले पूर्ण स्वराज के लिए मांग करी थी ब्रिटिशर्स से इंडियंस ने। तो जब उन्होंने उसकी मांग करी थी, उसकी स्थापना की गई थी और वो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1929 में। अगला बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों की। तो गाइस मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में सारे आपको मौलिक अधिकार देखने मिल जाएंगे। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक सब इसी में दिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जो अभी अभी रिसेंटली आए हैं वो हैं भजन लाल शर्मा। किस विधि द्वारा गर्म खाने की खुशबू हमारे पास पहुंचती है? तो गाइस जिसे इंग्लिश में हम अरोमा बोलते हैं, विच इज द फ्रेग्रेंस ऑफ एनी फ्रेशली कुक्ड फूड, तो उसको हम हिंदी में विसरण की क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा गर्म खाने की जो खुशबू होती है वो हमारी नाक तक पहुंचती है। अगला है विशु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गाइस केरल इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज इंडियन आर्मी क्लर्क के जो अभी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको अभी बताए जीके जीएस के, तो गाइज उसी तरह से हम एक मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए लाए हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपको पता चल जाए कि किस तरह का लेवल रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। गाइज 1 घंटे का पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि सारे कंपलसरी होते हैं और इंडिविजुअली दे कैरी मार्क्स अकॉर्डिंगली। इसमें हमने पूरे 50 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू टेल यू कि किस तरह का सिलेबस रहता है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आईसीआईसीआई इज द नेम ऑफ तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केमिकल इंडस्ट्री, ब्यूरो, कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। So guys, option D is the correct answer, financial institution. ICICI जो है वो क्या है? It's a financial institution. Next question, the famous Dilwara temple are situated in, तो options हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। So guys, the option B, which is Rajasthan, is the correct answer. तो यहाँ मैं टिक कर देती हूँ option B. Next is, who is the first Indian woman to win Asian Games gold in 400-meter run? तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, पीटी उषा, कमलजीत संधू, एमएल वालसम्मा एंड एल के मल्लवेश्वरी। सो गाइज यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो दिया गया है, विच इज कमलजीत संधू, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव एफएफसी। सो गाइज एफएफसी स्टैंड्स फॉर, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन बी, विच इज फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ ऑप्शन बी। Okay, next we have the ratio of width of our national flag. तो गाइज नेशनल फ्लैग से रिलेटेड चीजें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर आपको नेशनल फ्लैग का जो विड्थ होता है टू इट्स लेंथ इज, तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी जो चौड़ाई का अनुपात है वो उसकी लंबाई के अनुपात का कितना है, तो आपसे ये पूछा गया था। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 2:3। तो यहाँ पर आपको 2:3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको पता होना चाहिए। Okay, then moving to next question, question number 6, and at 6 we have the metal used to recover copper from a solution of copper sulfate. Na यानी कि सोडियम, Ag यानी कि सिल्वर, Mg यानी कि मैग्नीशियम, Fe यानी कि आयरन। So guys, option D, iron, is the correct answer for this particular question. Next question number 7, plants receive their nutrients mainly from, तो उनको सॉइल से यानी कि मिट्टी से या वातावरण से या क्लोरोफिल से या सूर्य के प्रकाश से। तो गाइज देखा जाए तो जो मिट्टी होती है, ऑब्वियसली पोषक तत्व उनको मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। तो मिट्टी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मिट्टी होगी तो पौधा बढ़ेगा और अपने आप क्लोरोफिल जनरेट करेगा,
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा जो कि लाइट से होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वी हैव साउंड वेव्स इन एयर आर। तो जो हम हवा में मिश्रित ध्वनि तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? तो गाइज वो होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स? पेंसिल्स में क्या यूज किया जाता है गाइज? ऑप्शन ए फॉस्फोरस, बी ग्रेफाइट, सी चारकोल और डी सिलिकॉन। ये तो गाइज एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सबको ही पता होगा, सो आई एम अज्यूमिंग यू गाइज नो द आंसर, एंड यस, ऑप्शन बी ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट सॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर इज? तो सबसे ज्यादा जल्दी घुलनशील पदार्थ पानी में कौन सा है? चीनी, नमक, कपूर या सल्फर? सो गाइज ऑप्शन ए sugar is the correct answer. Okay guys, next up we have question number 11. The cost price of 20 articles is the same as the selling price of X articles. So here we need to find out. So if the profit is 25%, then the value of X is. तो यहाँ पर आपको चार options दिए गए हैं, 16, 18, 20 या 22. So I'm giving you some time to guess, और जिसमें आपका option A है, which is 16, that is the correct answer. Okay, next up we have a fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. Originally he had, तो कितने थे, मतलब ओरिजिनली उसके पास कुल कितने सेब थे जिस जब उसने 420 में से 40% जो सेब थे वो बेच दिए? तो इज इट लाइक 600, 650, 700, 750? So guys, option C, which is 700 is the correct answer for this particular question. Okay, next at 13 we have, if 2994 by 14.5 is equals to 172, then 29.94 by 1.45 is equals to what? Is it 172, 17.2, 1.72 or 0.172? So guys, here 17.2 is the correct answer. Okay, next question, question number 14. The percentage increase in the area of a rectangle if each of its sides are increased by 20%. I hope you understood. So किसी आयत के क्षेत्रफल की जो प्रतिशत वृद्धि होती है वो कितनी होगी यदि उसका जो पक्ष है वो 20% से बढ़ा दिया जाए? Okay guys, I hope you understood the question. So is it like 40%, 44%, 50% or 54%? So the correct answer is option number B, 44%. Okay, at last we have come up to 15th question. So guys, a train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km per hour, then what is the length of the platform? It's a tricky question, but yet an intelligent question. I am repeating guys, अगर एक ट्रेन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से 36 सेकंड में गुजरती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति से 20 सेकंड से गुजरती है, यदि ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल कितनी होगी? इज इट लाइक 120 मीटर, 240 मीटर, 300 मीटर या इनमें से कोई नहीं? सो गाइस, ऑप्शन नंबर बी, which is 240 meter is the correct answer. So guys, that's it for today. Those were the very important questions. हमने जीके जीएस के भी क्वेश्चंस कवर कर लिए और आपको मॉडल टेस्ट पेपर में मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, जीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब प्रोवाइड करा दिया, सो दैट यू कैन हैव अ एनालिसिस कि ओके ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बार इंडियन आर्मी क्लर्क 2024 के एग्जाम्स में. आई होप आपको वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो प्लीज प्यार लुटाना मत भूलो. जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों, यारों, परिवारजनों को सबको फॉरवर्ड करो जिससे कि उनकी भी नॉलेज बढ़े. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.